ओम कया निश्चित आभुवदूति सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया व्रतः। तो राहु केतु को लेके बहुत मिथ्स हैं, तो आज आप थोड़े मिथ्स भी क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअली वो नेगेटिव रोल प्ले भी नहीं करते। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करते। कुछ कुंडली के कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पे राहु केतु नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाते हैं। राहु और केतु, इनका काम क्या है? चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाना। ये ग्रहण के दौरान दिखते हैं। 8th हाउस के राहु का ये कमाल है, एकदम वो आपको अचानक चीजें देंगे। अगर उसकी कंडीशन भीख मांगने वाली है ना, तो वो राहु की दशा में वो एक एज अ राजा बन के बैठा होगा। अचानक पैसा देगा, अचानक प्रॉफिट्स देगा। केतु के आध्यात्मिक रिजल्ट ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि आपको चलती हुई जिंदगी में अचानक ब्रेक मार देता है और आपको इंडिकेट करता है कि ये दुनियादारी छोड़ के भगवान का भजन कर। हाउस में जब केतु आता है तो हम कहते हैं कि भाई जो पार्टनर से है, सेपरेशन के चांसेस हैं। जिस भी जातक का छोटी उम्र में राहु की महादशा निकल गई हो, उसे दीन दुनिया की सारी समझ होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए एक मिसकंसेप्शंस जो हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। और आज वो टॉपिक क्या है? राहु और केतु। क्या राहु केतु की नेगेटिव इमेज एक्चुअली होती है? क्या कभी वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको नहीं दिखाते? तो क्या आपकी कुंडली में राहु और केतु सिर्फ एक शैडो प्लैनेट कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक नेगेटिविटी के रिगार्डिंग ही हम लोग बात करते हैं, या किसी आप ज्योतिषी पे जाइए तो वो आपको डरा देते हैं कि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति, और आज हम लेके आए हैं एक नया पॉडकास्ट राहु और केतु से रिलेटेड बातचीत के लिए। तो आज जो हमारे साथ हैं वो हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। एंड चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। इवन हम पंडित जी पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें राहु और केतु से रिलेटेड डरा तो ज़रूर देते हैं, राइट? तो आज मैं बेसिकली यही मिसकंसेप्शंस आपके लिए लेके आई हूँ, हमारी ऑडियंस के लिए लेके आई हूँ। जो ये इतनी सारी रेमेडीज़ हैं हमारी मार्केट में, या कह लीजिए यूट्यूब पे, रील्स में, शॉर्ट्स में, तो क्या वो इतनी इफेक्टिव हैं? क्या राहु और केतु एक्चुअली नेगेटिव हैं? देखिए, पहले तो हम जानते हैं राहु केतु कौन है। बेसिकली इनका अलग अलग ये कैसे हुए, ये राहु केतु कैसे बने। तो जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, तो उस समय में जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने सबको अमृत पान कराया, देवताओं को कराया बट असुरों को नहीं करवाया जी। तो इस बात का पता स्वर भानु नाम के राक्षस को पता चल गया कि भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में हमारे साथ छल कर रहे हैं। तो वो जाके देवता का रूप बनाकर देवताओं की सेना में बैठ गया और उसने भी अमृत पान कर लिया। इतने में चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु से कंप्लेंट करी कि ये राक्षस, ये असुर है जो हमारी सेना में रूप बदल कर आकर बैठ गया, तो ये इसने भी अब अमृत पान कर लिया। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और तभी की तभी उसकी ओर फेंका। तो वो गले का जो हिस्सा था वो ऊपर चला गया, वो राहु बन गया, और जो नीचे का धड़ था वो केतु बन गया। तो ये तो इनकी जन्म उत्पत्ति की कहानी है। इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राहु के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केतु के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन वाइज हम देखें तो हमारे पास 7 पिंड है, मतलब 7 ही प्लैनेट हैं। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका ना कोई पिंड स्वरूप है बट ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका काम क्या है? चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाना। अच्छा। तो बेसिकली जब ये दिखते कब हैं? ये ग्रहण के दौरान दिखते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब भी आता है ये उसी दौरान आपको दिखते हैं, क्योंकि एक नोड है एक तरीके से राहु और केतु, और ये हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं 180 डिग्री पे। अगर मान लीजिए आपके लग्न में राहु है तो ऑटोमेटिक केतु जो होगा वो 7th हाउस में होगा। ओके। तो ये इनका आपस में डिफरेंस है। तो अब क्या है, ये है असुर। तो इनके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं तामसिक है। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा इसका हवा बनाते हैं
कि राहु केतु की दशा चल रही है तो आपके साथ सब उल्टा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, पर ज़रूरी नहीं है कि इसी हिसाब से सब कुछ होगा। अच्छा, तो मतलब राहु केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं जी। आजकल की जो ये हमारा टाइम चल रहा है, तो इसमें बिना राहु केतु के कुछ काम नहीं हो सकता। क्योंकि राहु क्या है, राहु के पास बाहुबल है। सबसे ज़्यादा अगर बिना पिंड के भी कोई प्लैनेट अगर कोई ताकतवर है तो वो राहु है। तो राहु के लिए एक मंत्र है, राहुर बाहुबलम करो तो सततम। अच्छा। तो राहु के पास इतना बाहुबल है कि जो मंगल सेनापति है उसके पास भी नहीं है। ठीक है। और दूसरा, ये जितने भी कैश में हमारा फ्लो चलता है, कैश का फ्लो, ये सब राहु के हाथ से होता है। हाँ, राहु को कहीं ना कहीं मॉनेटरी या कह लीजिए लग्जरी के लिए भी माना जाता हाँ, है। क्योंकि उसका एक ना एक स्वभाव है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इस दुनिया में जो सबसे अनमोल चीज़ है वो मुझे चाहिए। जैसे उसने अमृत के टाइम पे किया कि अमृत अनमोल है, देवताओं को तो मिल रहा है बट मुझे भी चाहिए। तो अगर आपका राहु अच्छा नहीं होगा ना, या राहु अगर नहीं होंगे, तो आपके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा। और जज्बा नहीं आएगा तो आप फिर जैसी ज़िंदगी आपकी चल रही है, फिर आप कहोगे अच्छा चलने दो जैसी चल रही है, मुझे कोई भाग दौड़ नहीं करनी। अगर भाग दौड़ नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी हमने राहु की बात तो सीख ली, सुन ली, एंड अब मैं अगर केतु की बात करूं तो केतु के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? केतु क्या है, देखो अब उसके बाद की स्टोरी, ये तो सबने सुनी कि गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गई। तो जब धड़ नीचे तड़पने लग गया तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता को ये एहसास हुआ कि देखो हुआ तो असुरों के साथ गलत है। तो उन्होंने क्या किया, केतु था जो धड़ वाला एरिया था वो ले जाके भगवान विष्णु के चरण में छोड़ दिया कि अब तू अपनी आंखें नहीं है तेरे पास, तू कुछ देख नहीं सकता, तो इस हरिचरण को पकड़ ले, तो इन्हें ही देखता रहियो। तो हरिचरण से जुड़ने का मतलब क्या है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, अध्यात्म की तरफ। अध्यात्म की ओर जोड़ना। तो केतु का कैरेक्टरिस्टिक है हमें हमेशा हमारे धर्म के प्रति और जागरूक करना, धर्म के बारे में जानने की इच्छाएं प्रकट करना, ये केतु का काम है। स्पिरिचुअलिटी। और केतु में एक कैरेक्टरिस्टिक और है, ही इज़ अ गुड फिनिशर। ओके। ये बहुत अच्छे से चीज़ों को फिनिश करता है और हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी से, हमारे धर्म से, हमारे रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन केतु के लिए तो हमने सुना है कि केतु आपको चीज़ों से अलग करता है, आपको रिश्तों से, बंधनों से अलग करता है। तभी मैंने क्या कहा, ये गुड फिनिशर है। जो आपके कर्म आपके रिश्तेदारों से, आपके रिलेटिव से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस तरीके से ख़त्म करता है कि आगे चल के आपके लिए बंधन ना बने, ऋणानुबंधन आपके लिए ना बन सके, जिससे कि आपकी जो मेन डेस्टिनी है कि वो भगवान के चरण, वहाँ तक आपको ले जाना चाहता है। तो जो हमारे ऋणानुबंधन है उन्हें ख़त्म करने का काम भी केतु करते हैं, क्योंकि ये गुड फिनिशर है। हमारे कर्म को इस हिसाब से हमें चलाते हैं कि आगे कोई भी हमारे बंधन ना बने। सर, एक चीज़ और मुझे आपसे जाननी है कि लोगों के बीच में बहुत राहु केतु को लेके बहुत मिथ्स हैं, तो आज आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़े मिथ्स भी क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअली वो नेगेटिव रोल प्ले भी नहीं करते। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करते, करते हैं। कुछ कुंडली के कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पे राहु केतु नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाते हैं, बट हमारे जो पराशरी ज्योतिष है उसमें दो कंसेप्ट बताए गए हैं कि जब भी नेगेटिव प्लैनेट्स नेगेटिव हाउस में होंगे, जैसे कि 6, 8 और 12 में, तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे। अच्छा। वहीं पे ये प्लैनेट अगर केंद्र में आते हैं, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में अगर आते हैं, तो यहाँ पे इनकी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ख़त्म नहीं, कम हो जाती है नेगेटिविटी, क्योंकि केंद्र एक ऐसा भाव है कि शुभ प्लैनेट अगर यहाँ आके बैठता है तो वो सम हो जाता है। मतलब जितना उसके अंदर देने की पावर है वो कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, और नेगेटिव प्लैनेट आता है तो नेगेटिविटी भी कम हो जाती है। ओके। और बाकी जो भाव पेंडिंग रह गए हैं, यहाँ पे जो इनका असर है वो कई बार उथल पुथल वाला होता है। और जब ये त्रिकोण में बैठते हैं, पहले, 5वें, 9वें भाव में, तो ये हमारे त्रिकोण है सबसे शुभ स्थान। जब शुभ स्थानों में कोई पापी प्लैनेट आके बैठेगा तो हमारी ज़िंदगी में ब्रेक्स लगना, ये सब मतलब चीज़ें, हर्डल्स आना वाजिब है। ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सर, आपने अपने इतने टाइम के एक्सपीरियंस में कभी देखा है कि राहु और केतु ने कोई नेगेटिव रिजल्ट ना दे के पॉजिटिव दिया हो? हाँ, ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ हैं
कि जिस भी जातक की 6th 8th 12th में राहु केतु आते हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर राहु 6th में है तो केतु 12th में है, ठीक है, या केतु 8th में है तो वो सेकंड हाउस में है, क्योंकि एक 180 डिग्री पे रहते हैं ये दोनों। बिल्कुल। ये जब नेगेटिव हाउस में आएंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिक्स भाव की हम बात करें, 6th हाउस की अगर बात करें, यहाँ पे अगर राहु आता है तो राहु के आगे ना कोई टिक नहीं सकता। 6th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे शत्रुओं का। तो जातक के लिए क्या प्लस पॉइंट है कि उसके शत्रु तो बहुत होंगे बट उसके आगे नहीं टिक सकते, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा 6th हाउस होता है हमारे 10th हाउस का भाग्य स्थान, ठीक है, 10th हाउस का 9th हाउस होता है 6th हाउस। तो जो हमारा भाग्य, हमारे कर्म का भाग्य है, उसमें वो हमें इतनी प्रबलता देता है, इतना साहस देता है, इतनी एनर्जी देता है कि जिससे कि हम अपने काम धंधे के लिए बिना थके नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। ओके। तो ये एक प्लस पॉइंट है नेगेटिव हाउस में जाने का, ठीक है। अब 8th हाउस में जब जाता है राहु, तो ऐसे में जो जातक होगा उसके लिए राहु कैसे काम करेगा? 8th हाउस होता है हाउस ऑफ सडननेस, अचानक से होने वाली चीज़ें, ठीक है। हाउस ऑफ गेन्स कहते हैं कि भाई कई बार अगर राहु यहाँ पे होता है और अगर किसी शुभ प्लैनेट से अगर दृष्ट है, जैसे जुपिटर है, वीनस है, इनसे अगर दृष्ट है, तो वो आपको अचानक अचानक इतने प्रॉफिट्स देगा कि आपने वो सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए किसी जातक का 8th हाउस में राहु है और वो जुपिटर से दृष्ट हो रहा है, अगर उसकी कंडीशन भीख मांगने वाली है ना, तो वो राहु की दशा में वो एक एज अ राजा बन के बैठा होगा। अच्छा। 8th हाउस के राहु का ये कमाल है, एकदम वो आपको अचानक चीज़ें देगा, अचानक पैसा देगा, अचानक प्रॉफिट्स देगा। अचानक से आपको मान लो किसी चीज़ की नीड है, मान लीजिए आपको अभी दवाई खानी है, आपको आसपास कोई नहीं है पर कोई आएगा आपको दवाई दे जाएगा, अच्छा। तो राहु इसका कारण है। तो कहीं ना कहीं हमारे रुके हुए जो पैसे रहते हैं, जो नहीं आ रहे, नहीं निकल रहे, तो वो भी कहीं इसी प्लैनेट से तो बिल्कुल, इन्फ्लुएंस नहीं है? इसी से इन्फ्लुएंस है। मेरे एक क्लाइंट है, तो उनका कुछ अभी 1 साल पहले मेरे पास आया था कि आचार्य मतलब पंडित जी मेरा ऐसे-ऐसे पैसे रुके हुए हैं मार्केट में, तो मैं अब उसके लिए क्या करूँ? मैंने कोई बात नहीं, अभी आगे वाले आने वाले 1.5 महीने में तुम्हारी राहु महाराज की दशा आने वाली है, तो आपके सारे पैसे ऑटोमेटिक आ जाएँगे। तो उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ, वो 1.5 महीने बाद जब कॉल आया कि हाँ जी, सारे पैसे मेरे वापस आ गए। तो ये क्या है? ये एक मतलब राहु महाराज क्या है, रुकी हुई चीज़ों में भी फ्लो डाल देते हैं। तो अगर हम केतु की बात करें? देखो केतु क्या है, सेपरेशन का भी कारक है, ठीक है। कई जगह इसे मोक्ष भी कहते हैं, मोक्षदाता भी हम केतु को मानते हैं, जी। तो ये सेपरेशन का भी कारक है। तो ऐसे में केतु केतु के थोड़े ना आध्यात्मिक रिजल्ट ज़्यादा होते हैं, अध्यात्म से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए अगर आप संसार में जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि आपको चलती हुई ज़िंदगी में अचानक ब्रेक मार देता है और आपको इंडिकेट करता है कि ये दुनियादारी छोड़ के भगवान का भजन कर। बिल्कुल। तो केतु का यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्योंकि वो हमें दीन दुनिया से अलग करना चाहता है, जो हमारी और आजकल तो इस चीज बिना दीन दुनिया का कोई काम नहीं हो सकते। तो केतु का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिजल्ट रहता है, बट राहु वहीं पे अलग है। राहु सिर्फ संसार की बात करेगा। यही अगर मैं बात करूं कि हमारे पुराने टाइम की बात करूं मैं, तो वहाँ लोग बहुत अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं केतु उन्हें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा होगा। हाँ, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हैं ना ऑलरेडी, तो उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आप मैं कहता हूँ कोई भी जाता है, देखो ऐसा नहीं हो सारा नेगेटिव रिजल्ट। जब आप अध्यात्म को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, तो ऐसे में क्या है, वो आपको और पुश करेगा। देखिए आज की डेट में पूजा पाठ भी पैसे के बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो क्या है, जब आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो केतु भी पुश करेगा कि कोई नहीं, चल तेरा पैसा भी अरेंज करा देते हैं, तो भगवान की पूजा करेगा, तेरा पैसा भी अरेंज हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो कहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहो और प्रॉफिट्स में आपको ला के मैं आपको ला के दूंगा, वो इनका ये काम है। और राहु केतु दोनों का देखो कहीं ना कहीं सब ये अपने अपने गुरु से जुड़े हुए हैं। जो भी प्लानट है कोई ना कोई हर कोई अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, और गुरु कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते। आपस में उनकी कितनी लड़ाई हो, देवता असुरों की कितनी लड़ाई हो, बट गुरु कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे कि तू किसी को पीड़ित कर। वो आपस में लड़ते रहें कोई बात नहीं, बट कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। बिल्कुल सही। सर अभी हमने जैसे 6, 8, 12 के भाव की बात करी, तो ऐसी अगर मैं बात करूं 1 से 12 भावों की,
तो हम एक कंक्लूजन में राहु केतु के इफेक्ट्स हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बताता हूँ रिजल्ट्स कैसे काम करते हैं ये। अब इन ग्रहों के ऊपर कौन से अदर प्लैनेट्स हैं जिनकी दृष्टि है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये फिर उस तरीके से भी काम करते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट भाव में राहु का बताता हूँ। तो ऐसे जिस भी जातक का फर्स्ट हाउस में राहु प्लेस्ड होगा तो वो जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, आप उसे कोई भी काम दो वो अपने नए रास्ते बनाएगा और करके काम आपको लाके दे देगा। राहु इज काइंड ऑफ ब्रेन, लॉजिकल बिल्कुल थिंग। लॉजिकल थिंकिंग है कि मेरे को काम करना है, चाहे वो रास्ता उचित हो अनुचित हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो वो काम आपको करके लाके देगा, ठीक है। सेकंड भाव में अगर वहीं राहु आता है तो सेकंड भाव होता क्या है, धन का, हमारी जुबान का, जो हम बोलते हैं वो फेस का, मतलब ये हिस्सा जो है राहु है। तो ऐसे में क्या होगा, जातक थोड़ा सा गोल मोल घुमा के बातें करेगा। हाँ, क्लियर स्पष्ट नहीं बोलेगा कोई भी चीज़ें, क्योंकि राहु को घुमाने की बहुत आदत है। जब वो कहानी भी हुई देवासुर संग्राम की, तब भी उन्होंने डायरेक्ट भगवान विष्णु से कुछ नहीं कहा, वो गोल घूम के देवता का रूप धारण करके जाके देवताओं की सेना में बैठ गए। तो ये उनका काम है। थर्ड हाउस है पराक्रम का भाव, ठीक है। तो यहाँ पे राहु का होना बहुत अच्छा है। क्यों? पराक्रम कौन, शक्ति चाहिए हमें, कार्य करने की शक्ति। वो जब थर्ड हाउस में राहु या मंगल आते हैं तो हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, एक एंथुजियाज्म आ जाता है। और फोर्थ भाव की अगर हम बात करें, ये हमारा सुख स्थान, ठीक है। और जैसा मैंने अभी बताया केंद्र का भी ये हाउस है फोर्थ। तो ऐसे में क्या, उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, तो आपको सुख स्वरूप में पॉजिटिव रिजल्ट्स थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे, जैसे कि घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, ठीक है। फिफ्थ हाउस पे बात करते हैं। तो फिफ्थ हाउस में जब भी राहु आता है, ये त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा अच्छा नहीं मानते हम लोग। फिफ्थ हाउस होता है हमारी पढ़ाई का, एजुकेशन का। तो ऐसे जातक की एजुकेशन में ब्रेक्स लगी होंगी। अच्छा। सिक्स्थ हाउस जैसा भी बताया कि शत्रुओं का भाव है, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है राहु। यहाँ पे आपको लड़ने की क्षमता, अपने शत्रु को कैसे परास्त करना है, उसकी नए नए तरीके, नई नई चीज़ें, और वो हमेशा अपने शत्रुओं से 2 हाथ आगे चलेगा। अच्छा। कि अगली चाल शत्रु हमारा क्या करने वाला है वो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके बैठा हुआ होगा। सेवेंथ हाउस में राहु जो है ये फिर केंद्र का भाव आ रहा है, सेवेंथ। अब यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट क्या देता है, क्योंकि ये मारक स्थान भी है हमारा सेवेंथ हाउस। तो जब यहाँ पे राहु है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे वो हमारी लाइफ पार्टनर हो, तो ऐसे में क्या कहता है, आपस में ना ऐसे भ्रम पैदा करके रखता है हमेशा कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे से थोड़ा अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेवन्थ हाउस से रिलेटेड ये भ्रम पैदा करता है। अब एट्थ हाउस है हाउस ऑफ सडननेस, अचानक से प्राप्त होने वाली चीज़ें। तो ऐसे जातक को मैक्सिमम कई बार पड़े हुए पैसे मिलना, ठीक है, अचानक से पैसा आ जाना, तो ऐसा रोल प्ले करता है राहु। नाइन्थ हाउस पे ये भाग्य स्थान है। नाइन्थ हाउस फिर त्रिकोण का भी भाव है नाइन्थ हाउस। तो ऐसे में राहु का क्या है, वो थोड़ा सा हमें धर्म से अलग सुचवाने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा धर्म को मैं प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलूँ, ठीक है। टेंथ हाउस फिर केंद्र का भाव आ गया। यहाँ पे जो है बिजनेस, जो भी बिजनेस करता है जातक या किसी भी व्यवसाय में है, तो ऐसे में उसे न्यू वेज पता है कि मेरे को काम कैसे निकालना है अपना। ऐसा बंदा कहते हैं ना कि गंजे को भी कंघी बेच सकता है। मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत अच्छा बिल्कुल, मार्केटिंग सेल्स में बहुत अच्छा होगा ऐसा। ओके। 11th हाउस होता है हमारी इच्छाओं का हाउस। तो ऐसे में जब भी राहु 11th हाउस में आते हैं तो क्या रिजल्ट्स दिखाते हैं कि इच्छाएं बहुत होती है ऐसे आदमी की, कि इस संसार की जितनी भी अनमोल चीज़ें हैं वो मुझे चाहिए। इच्छा पूर्ति करता है, बट उसमें भटका भी देता है। अच्छा। इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव नहीं है, ठीक है, इच्छाओं का है। तो ऐसे में थोड़ा सा भटका भी देता है, और इसके लिए इंसान कई बार नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाता है, फिर उसके बाद वो उससे बाहर नहीं निकल पाता ईजिली। 12th हाउस होता है हमारा क्या कहते हैं, शैया सुख, ठीक है, हमारे मोक्ष का भाव, हॉस्पिटैलिटी और जेल जाने का, VVIPs। तो ऐसे में 12th हाउस में जिस भी जातक का राहु होगा, तो इस बंदे के जो लिंक होंगे वो VVIPs से अच्छे होंगे।
अच्छा। तो ये 12 भावों में राहु के रिजल्ट्स हैं। केतु क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी से, जिस जातक का 12th हाउस में केतु होगा तो उसे नींद में परेशानी होगी। क्यों क्यों उसे अध्यात्म से 24 घंटे ये चाहता है कि तो अध्यात्म से जुड़ा रहे। ठीक है, लग्न में होगा तो ऐसा आदमी हम कह सकते हैं सन्यासी टाइप होगा, कुछ इच्छाएं नहीं होंगी। सेकंड भाव में होगा तो वो ऐसा जातक अपने कुटुंब से अलग रह रहा होगा। हाँ, क्योंकि एक गुड फिनिशर है। क्या करेगा, हमारे कुटुंब से सारे हमारे जितने भी पिछले के ऋण रह गए हैं हमारे पूर्व जन्मों के, उसे इस तरीके से ख़त्म करवाएगा कि अब आप आगे बढ़ो, इससे आपके सारे रिलेशंस पीछे रह जाए। थर्ड हाउस है, पराक्रम का भाव है। यहाँ पे केतु मैक्सिमम जो है नेगेटिव रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, और तो पराक्रम के स्थान पर स्पिरिचुअलिटी का होना ठीक नहीं माना जाता। पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ पे जुपिटर और जो केतु हैं, कि इनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं माने गए। ठीक है, फोर्थ हाउस में, अच्छा मैक्सिमम एक चीज़ और देखने की है, जो जिन भी जातक के फोर्थ हाउस में केतु या मार्स हो, तो ऐसा बंदा जो है वो सिजेरियन होगा। अच्छा। क्योंकि ये गर्भ का स्थान है, और केतु और मंगल का काम क्या है, कट लगाना। तो ऐसा जातक जो है सिजेरियन पैदा होता है। दूसरा, सुखों में कमी होती है ऐसे जातक के। फोर्थ हाउस में जो केतु होता है तो ऐसे में सुखों की कमी देता है। फिफ्थ हाउस में फिर वही पढ़ाई, इसकी जो रुचि होगी वो अध्यात्म से रिलेटेड होगी, वेदों को पढ़ना, इन चीज़ों को पढ़ना, मतलब संसारिक चीज़ों में उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। सिक्स्थ हाउस में जब केतु आता है तो ऐसे में क्या करता है कि जातक को बार बार एक चीज़ पे पोक करता है कि मान लो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, एकदम सडन से ठप कर देगा, और फिर इंसान सोचेगा कि यार इस दिन दुनिया से मेरे को अलग चलना चाहिए और भगवान को भजना चाहिए। फिर वो थोड़ा सा आगे जब दशा निकल जाएगी इनकी, फिर वो सोचेगा नहीं यार मेरे को अपना परिवार भी पालना है। तो ये इनका बीच में एकदम कट लगाने का काम है, रोक देने का काम है। सेवेंथ हाउस में जब केतु आता है तो हम कहते हैं कि भाई जो पार्टनर से सेपरेशन के चांसेस हैं। वहीं अगर ये शुभ प्लैनेट से दृष्ट हो जाता है तो इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि केतु क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे सेकंड हाउस में परिवार से सेपरेट कर दिया, इधर पार्टनर से सेपरेट, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे रिलेशनशिप में हो। एट्थ हाउस में जब केतु होता है तो ऐसे में क्या करता है, हमें ना आध्यात्मिक चीज़ों से, सिद्धियों से, जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं उनसे जोड़ने में, साधना करने में, ऐसी चीज़ों है। क्योंकि एट्थ हाउस भी क्या है, हमारी जो जितनी भी छुपी हुई विद्या है उनका स्थान है। कहीं ना कहीं आपको ऑकल्ट कह लीजिए या किसी स्पिरिचुअल से रिलेटेड या ऑकल्ट से रिलेटेड या धर्म गुरु से रिलेटेड आपको जोड़ेगा। ठीक है, नाइन्थ हाउस में फिर वही धर्म का स्थान है, तो ये ऑटोमेटिक फिर वही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी ऐसे आदमी की। 10th हाउस में जब आएगा तो ऐसे में बार बार इंसान जो है अपने व्यवसाय से परेशान रहेगा। अच्छा। अपने जो भी वो अगर वो काम करता है तो उसमें परेशान होगा। उसे ये नहीं पता चलेगा कि अगर मेरे को जॉब से निकाला तो क्यों निकाला। ठीक है, अब 11th है इच्छा पूर्ति। ऐसे में जातक पे इच्छा ही नहीं होती। हाँ, जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए तो क्या इच्छा होगी, तो ऐसे में बहुत कम होती है उनकी इच्छाएं। तो ये आपको मैंने राहु केतु पूरे 12 भावों में स्पष्ट कर दिया। तो सर हमने ये 12 भावों में राहु और केतु हमारे जो शैडो प्लैनेट्स हैं इनकी मूवमेंट तो देख ली, इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देख लिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली मैरिजेस की, कि शादी में आजकल बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहते हैं, झगड़े रहते हैं, इवन आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस भी आ रहे हैं। तो क्या राहु और केतु इन चीज़ में रोल प्ले करते हैं? देखिए, राहु केतु का ना एक साथ एक चीज़ और है। अगर मान लो किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो गए, जिनका 7th हाउस में अगर राहु है या केतु, तो क्या है, केतु का क्या है, सेपरेशन देना है। ठीक है, तो ऐसे जातक को पहले रेमेडी करनी चाहिए केतु से रिलेटेड, उसके बाद आगे अपनी शादी करनी चाहिए। ठीक है, अब राहु क्या है, राहु भ्रमित करता है और आकर्षित करता है। ठीक है, हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी में पहले हमें हल्का सा भ्रमित करेगा, किसी और अट्रैक्शन को देखे, तो ऐसे में क्या होगा, डाइवोर्स के केस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ठीक है, वो दूसरी अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के प्रति जो है अट्रैक्ट हो रहा है। तो आजकल तो बहुत सी चीज़ें, मतलब मैं कुछ टाइम पहले ही स्क्रॉल कर रहा था कि बहुत सी चीज़ें देखने में आ रही है, पार्टनर फ्लिपिंग, ये सारी चीज़ें। जब भी 7th हाउस में राहु आता है तो जातक के जो शौक होते हैं कुछ ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि जो एक गृहस्थ में अच्छी चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली।
तो हमेशा क्या ये अपनी चीज़ है ना ऑपोजिट दिखाता है। अच्छा, दूसरा कॉमन चीज़ देखी गई है कि जब भी जातक के 7th हाउस में राहु होगा तो ऐसे में जो जातक है उसकी शादी जो है या तो अलग रिलीजन में होगी, ठीक है, या अपने से जिस संप्रदाय का वो है उससे ऑपोजिट संप्रदाय में वो शादी करेगा। इंटरकास्ट। इंटरकास्ट कह सकते हैं। और संप्रदाय मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है तो कोई जैन में शादी करेगा, ठीक है, या सिख में शादी करेगा। तो ऐसे में मैक्सिमम जिस भी जातक का 7th हाउस में राहु का इम्पैक्ट होता है तो उनके कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं। और फिर ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से भरमा के दूसरी जगह रिलेशन को ले जाता है और फिर डाइवोर्स के केसेस जो हैं ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है इंसान को राहु और केतु की रेमेडी हर कंडीशन में करनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बातों में, मतलब ऐसा हो गया कि एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंस किसी के अंदर नहीं है, तो ये तो चीज़ें बहुत राहु यही है, राहु के अंदर पेशेंस नहीं है। उसे भी पेशेंस नहीं हुई थी कि शायद भगवान विष्णु हमें भी अमृत पिलाने आएंगे, बट उसे पेशेंस नहीं हुई, वो उठ के चला गया वहाँ पे। तो पेशेंस लेस आदमी होता है ऐसा। अब हमने रिलेशनशिप्स की बात कर ली, अब मैं कहूँगी कि करियर और ग्रोथ में राहु और केतु कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, हम प्रैक्टिकली पहले राहु की बात करते हैं क्योंकि केतु का सिर्फ एक काम है स्पिरिचुअलिटी। बस, ठीक है। हमें ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम स्पिरिचुअल को साथ साथ लेके चलें तो केतु हमें नीचे से ऊपर भी बिठा सकता है, ठीक है, बट स्पिरिचुअल को साथ ले जाके। बट राहु की हम पर्टिकुलर बात करें तो राहु महाराज का एक काम है, देखो वो बाहुबल देते हैं और आजकल की ज़िंदगी में बाहुबल करना बहुत आवश्यक है। राहु प्रबल तो आपकी बाहु प्रबल जी। तो काम करने की क्षमता, काम करने के नए नए तरीके, ये हमें राहु प्रदान करते हैं। स्मार्ट वर्क, सेल्स बढ़ानी है तो जिस जातक का मान लो राहु प्रधान कुंडली है आप उसे सेल्स में रखो, ठीक है। बुध से रिलेटेड है, अभी तो चल राहु केतु की बात हो रही है, बट बुध का भी यही काम है। बुध प्रबल कुंडली का जो जातक होगा उसके कम्युनिकेशन इतने अच्छे होंगे कि वो फिर वही बात है, गंजे को भी कंघी आराम से बेच सकते हैं। बिल्कुल सही। तो राहु का भी सेम यही काम है, न्यू वेज ढूंढ लेता है अपनी तरक्की को पाने, अपने डेस्टिनेशन को पूरा करने के लिए वो नए नए वेज सोच लेता है। अगर मान लीजिए कोई काम सीधी उंगली से नहीं हो रहा तो वो उंगली टेढ़ी भी कर लेगा और वो पर काम वो पूरा करेगा। तो व्यवसाय में भी इसका यही है रिलेशन कि ऐसा जातक ना हमेशा मतलब अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा, बहुत पर्टिकुलर रहता है। बहुत पर्टिकुलर। उसे चाहे मान लो गलत काम करने पड़े चाहे अच्छे काम करने पड़े, बट वो काम करेगा। उसका डेस्टिनेशन, उसका मेन गोल वही रहता है कि ही हैज़ टू अर्न, कैसे भी आए वो मैटर नहीं करता। आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं मतलब एक पॉइंट दे देता हूँ कि गैम्बलिंग ये सब इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। ये अच्छा, राहु महाराज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, कम एफर्ट्स में ज़्यादा प्रॉफिट। बस ये हमेशा मैक्सिमम इनकी पहले चाह यही होती है कि मेरे को एफर्ट्स कम करने पड़े बट अर्निंग मेरे पास डबल हो। तो कहीं ना कहीं राहु और स्टॉक मार्केट हाँ इक्वल है, ठीक है। और ये देखो सिर्फ कहते हैं कोई भी सिद्धांत है ना सिर्फ एक प्लैनेट से नहीं जुड़ा हुआ, ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में है। जो मान लीजिए छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, मान लीजिए शॉर्ट टाइम वाले हैं, तो ऐसे में शॉर्ट टाइम में कौन इन्वेस्ट करेगा? जो राहु प्रबल कुंडली होगी। ओके। तो राहु प्रबल बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, कम टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे में जो जातक होगा शॉर्ट टर्म्स के शेयर मतलब छोटे समय में मेरे पे ज़्यादा पैसा हो और उस चक्कर में वो डूब भी जाता है। अगर ऐसा जातक वही थोड़ी पेशेंस रख के काम करे तो राहु महाराज उसे क्या करते हैं, वो टेस्ट लेते हैं हमारा कि ये इंसान किस हद तक आ सकता है, किस हद तक रुक सकता है मेरे लिए, रुक सकता है, या मान लो किस हद तक ये चीज़ों को झेल सकता है। मान लीजिए पैसा आ रहा है, उन्होंने स्टार्टिंग में पैसा दिखाया बट कुछ चूक ऐसी हो जाती है कि उसके बाद वो सारा पैसा ज़ीरो हो जाता है। तो ये टेस्ट लेने का काम है उनका। अगर इंसान इस दशा को पेशेंसली सहे तो वो राजा बन के निकलता है। और एक हमारा सूत्र है, मतलब हमने देखा है जिस भी जातक का छोटी उम्र में राहु की महादशा निकल गई हो
उसे दीन दुनिया की सारी समझ होती है। अब भले ही बच्चा वो 8 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, उसे दीन दुनिया की सारी समझ है। कौन इंसान हम उसके लिए अच्छा है, कौन इंसान उसके लिए गंदा है, उसे पता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि दीन दुनिया समझा देता है राहु, अच्छा बुरा सब पता है। सब बता देता है। तो सर जैसे अभी हम रेमेडीज की बात कर रहे थे, आपने कहा राहु और केतु की रेमेडीज करनी चाहिए लोगों को, तो ये हर किसी को करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, कब हमें नहीं करनी चाहिए? देखो, जब राहु की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, अच्छी इन द सेंस 6, 8, 12 में अगर राहु है, ठीक है, या मान लीजिए हमारे केंद्र में राहु है, तो ऐसे में क्या है, हमें रेमेडीज अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि रेमेडी करके हम क्या कर रहे हैं, उन्हें फेवरेबल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पावर कम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जिसके ऑलरेडी अच्छे बैठे हैं तो वो आपको चाह के भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो ऐसे में जातक को रेमेडी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए किसी जातक को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाई चांस मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार गोचर भी इफेक्ट दिखा देता है। कोई और गोचर में ऐसा प्लैनेट आ जाता है कि जो राहु पे, मान लीजिए शनि है, अगर शनि महाराज की दृष्टि आती है राहु महाराज पे, तो ऐसे में जो रिजल्ट्स होते हैं ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, तो क्योंकि शनि की दृष्टि जो है अच्छी नहीं बताई गई, तो राहु महाराज भी सेम वैसे ही काम करते हैं। तो ऐसे में रेमेडी परफॉर्म करनी चाहिए। बट जब ऑलरेडी वो अच्छे प्लेस्ड है, किसी भी प्लैनेट से दृष्ट नहीं है, किसी भी अशुभ प्लैनेट से दृष्ट नहीं है, तो ऐसे में जातक को रेमेडी नहीं करनी चाहिए। और जिनके मान लीजिए कि थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है, अच्छा, कई बार राहु महाराज में एक चीज़ और नोटिस करी गई है कि जातक को ना एक भ्रम रहता है कि मेरे आसपास कोई है। तो ऐसे भ्रमित का काम है कि ऐसा लगता है कोई एक अलग कोई पावर है जो उसके साथ आसपास चल रही है, बट ऐसा होता नहीं है, एक भ्रम होता है। जिस जातक का 12th हाउस में राहु होता है तो उसे मैक्सिमम सपने जो हैं इसी चीज़ से रिलेटेड आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बेड का है, 12th हाउस जो होता है हमारा बेड का भी स्थान होता है, शैया सुख भी होता है, हमारी नींद कैसी रहने वाली है कैसी नहीं, उसका भाव है। तो ऐसे में मैक्सिमम जो सपने हैं वो नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा। अच्छा, एक खास बात यहाँ पे अच्छी है कि ऐसा जातक को ना कई बार चीज़ें सपने में ऐसी दिखती हैं कि मान लो उसने ना अपना फ्यूचर अपने सपने में जिया हुआ है, प्रैक्टिकल दिखता है कि यार जब एकदम अचानक वो जब जाएगा ना सेम सिचुएशन में, तो वो सोचता है कि यार ये चीज़, ये टाइम तो मैं पहले भी देख चुका हूँ कहीं। तो ऐसा हाल होता है जब भी 12th हाउस में राहु होते हैं, उन्हें आने वाली चीज़ें जो हैं ऑलरेडी पता लग जाती हैं। तो जब भी 6, 8, 12 के राहु हैं या केंद्र भाव के हैं, ठीक है, 7th में हो तो रेमेडी करनी चाहिए, और बाकी 1, 4, 10 में और 1, 5, 9 में हो तब रेमेडी करनी चाहिए। बाकी किसी भाव में रेमेडी इनकी नहीं करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कोई भी प्लैनेट है, जब भी आपकी दशा स्टार्ट हो रही है, इनके आप जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, इनके अनुष्ठान पूरे करवाओ। आपको अपने पूरी लाइफ में ना जो तलवार आपके लगने वाली है वो आपको सुई चुभ के काम आपका हो जाएगा। तो हर जातक को मैं एक रेमेडी ही दे रहा हूँ कि आपकी जो भी दशा स्टार्ट होने वाली है उस दशा से रिलेटेड मंत्रों का अनुष्ठान करवाओ और आपकी जो हर्डल्स हैं वो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। ओके, तो ये क्या हर किसी को रेमेडीज परफॉर्म करनी चाहिए? हाँ, ये जो मैंने अभी बताई कि सभी प्लैनेट की कोई भी दशा आ रही है, ये सबको करनी चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो सर अब हमें ये तो पता चल गया कि रेमेडी कब परफॉर्म करनी चाहिए कब नहीं। अब रेमेडीज क्या क्या होनी चाहिए, अब थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए, मैक्सिमम रेमेडी परफॉर्म करनी चाहिए, या तो दान देना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, या फिर उसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन पड़ता है हमारे पास कि मंत्र, दान और व्रत। अच्छा, ये 3 चीज़ करनी चाहिए। राहु के भी कोई व्रत होते हैं? हाँ, राहु महाराज के भी व्रत होते हैं, अनुष्ठान होता है इनके मंत्र से कि, और कैसे होते हैं, बुधवार के दिन देखो वो उनके पास जो है शरीर में कट लगा हुआ है, तो ऐसे जातक को जो है काली माता के गले में है मुंडों की माला जो कि हेड से जोड़ती है हमें। राहु महाराज क्या है, हेड। तो ऐसे में काली माता की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी का भी जो धड़ अलग हुआ था, सर अलग हुआ था, तो उनका भी कहीं ना कहीं राहु केतु से हम लोग जोड़ के, और गणेश जी से रिलेटेड हम उन्हें रेमेडी बताते हैं कि आप गणेश जी पे ध्रुवा घास चढ़ाओ या लड्डू का भोग लगाओ। तो हम ऐसी ऐसी रेमेडी बताते हैं। बट सबसे अच्छी रेमेडी जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं,
कोई कुछ नहीं, ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। केतु के लिए है ओम केतुम कृण्वन केतवे पेशो मर्या अपेश से समुषित भिर जाय था। ये केतु का मंत्र है। अब राहु के मंत्र के बात करते हैं। ओम कया निश्चित आभुवदूति सदा वृध सखा कया सचिष्ठया व्रतः। ये राहु का मंत्र है। तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो ऑलरेडी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाएंगे। और केतु जो महाराज के लिए मैंने मंत्र बताया है, ये आप किसी भी मान लीजिए दुविधा में फंसे हुए हैं, आप इस मंत्र को 11 बार जपो बैठ के, आपको ऑटोमेटिक जो है रिजल्ट मिलेगा कि आपको क्या करना सही होगा। क्योंकि उस मंत्र का अर्थ ही ये है, ओम केतुम कृण्वन केतवे पेशो मर्या अपेश से समुषित भिर जाय था, कि मुझे मार्ग आगे का नहीं पता, हे केतु देवता आप मुझे आगे का मार्ग दिखाओ जो मेरे लिए सही हो। ओके। तो ये दोनों मंत्रों का उच्चारण सभी को करना चाहिए राहु केतु की रेमेडीज के लिए। और एक दूसरी रेमेडी है दान से रिलेटेड, वो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को फीड देना चाहिए। ठीक है, ये केतु की बहुत प्रभावशाली रेमेडी है। जब भी आप स्ट्रीट डॉग को फीड करोगे, ये एक अच्छी रेमेडी है। राहु के लिए जितने भी हमारे ये सर्वेंट्स जैसे कि होते हैं, गार्बेज पिकर्स होते हैं, सीवर क्लीनर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, शूज़ वगैरह या चप्पल वगैरह डोनेट करना, ये एक अच्छी रेमेडी है राहु केतु के लिए। तो सभी जातकों को जिन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी मतलब राहु केतु ने गलत प्रभाव डाल रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, तो वो ये रेमेडी कर सकते हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये वैदिक रेमेडीज़ हैं। तो आपकी इनमें से पर्सनल फेवरेट कौन सी रेमेडीज है? ये मैंने दी दोनों अपनी पर्सनल फेवरेट है कि यही सबसे मतलब क्या, देखो जब अनुष्ठान अगर किसी ने करवाया तो ये बीच बीच में वो ये बेसिक रेमेडीज करता रहेगा ना, तो उसे अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। ये रेमेडी भी ऐसी करनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी भारी ना पड़े और हमारा काम भी बनता रहे, क्योंकि आजकल जो है सेविंग्स बहुत कम है लोगों की। एग्जैक्टली। तो ये बिना सेविंग्स वाला वो है कि इसमें आपका पैसा कुछ नहीं लगना, आप रेमेडी से इजीली करें। मंत्र जापना है, मंत्र 11 बार कोई भी आराम से पढ़ सकता है। पढ़ भी नहीं अगर कोई सकता तो किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे आप जाके आप इस मंत्र को निकालें, उसका उच्चारण सुने, तो सुनने से भी वही रिजल्ट है जो पढ़ने से आएगा। तो सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, कि अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु वीक हो और या फिर दूषित हो, तो उन्हें क्या क्या अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो जातक को क्या करना चाहिए, एक तो देखिए जो नशे हैं इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, राहु केतु क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट वही करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि तामसिक है। तो एक तो इंसान को ये अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करे झूठ बोलने से बचे। अच्छा। जो भी देखो व्यवसाय में तो झूठ चलता है, बिना झूठ के व्यवसाय नहीं होता। ठीक है, बट झूठ बोलने से अपनी आम जिंदगी में, अपनी फैमिली के साथ, इन सब में झूठ बोलने से बचे। तो ये 2 मेजर प्रिकॉशंस है जो हर इंसान को राहु केतु की दशा में अपनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, इतना वंडरफुल सेशन रहा, बहुत कुछ जाना। एक्चुअली हमारी ऑडियंस के जितने भी मिथ्स थे आई गेस सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।